यार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का मस्ट वेलकम है आपके अपना इस यूट्यूब चैनल चंपारण टॉपर एकेडमी में। तो प्यारे बच्चों, फिर से आज की इस लाइव क्लास में आप सभी का 15 वैसे मेरे सेशन में आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो कि मस्ट इंपोर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए मेरे सेशन काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो आज का ये जो क्लास को मेरे सेशन आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होगा। इस क्लास में मेरे सेशन हम वह सभी क्वेश्चन मेरे सेशन बताएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो फटाफट मेरे सेशन आप लोग जितने भी मेरे सेशन आप लोग इस क्लास में जुड़ चुके हैं, आप सभी से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को फटाफट आप लोग लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास जो है ना फटाफट एक बार शेयर भी कर दीजिए। अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप और अपने सभी टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोग शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके सभी दोस्त मेरे सेशन इस बेहतरीन सेशन में जो है ना जुड़ पाएंगे और पूरे बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को जो है मेरे सेशन देखेंगे और वे मेरे सेशन इसको याद कर जाएंगे। मेरे सेशन आपको हम बता दें कि इससे पहले ऑलरेडी जो है ना आपका 2 गो यहाँ पे मेरे सेशन हम आपको बता दें कि इससे पहले मेरे सेशन ऑलरेडी जो है ना आपको क्या जी कि 2 गो का जो है ना 2 गो आपका जो है ना 2 गो साइंस का क्लास ले चुके हैं। एक आपका एसएसटी का, ये आपका जो है ना मतलब सामाजिक विज्ञान का ये दूसरा क्लास है और सामाजिक विज्ञान के बाबू ये दूसरा क्लास है। तो ये दूसरे क्लास में बेहतरीन तरीके से मेरे सेशन जो है ना आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे मेरे सेशन सभी क्वेश्चंस को इतने बारीकी से आपको पढ़ना है ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन मेरे सेशन न छूटे। तो क्लास को मेरे सेशन हम तो करेंगे शुरू, लेकिन उससे पहले आप लोग जो है ना फटाफट आप लोग मेरे सेशन अगर क्लास को लाइक नहीं किया है तो फटाफट एक बार लाइक कर दीजिए और अगर शेयर नहीं किया तो जरूर शेयर कर दीजिएगा मेरे सेशन, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मेरे सेशन इसके लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। आपको पता होना चाहिए इसको बहुत ही एनालिसिस करने के बाद ये सभी क्वेश्चंस आपको जो है मेरे सेशन हम प्रोवाइड करते हैं। 15 आपको जो है ना मेरे सेशन MVVI मेरे सेशन हम जो है ना आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताएंगे जो कि आपके एग्जाम में लड़ेगा ही लड़ेगा, इसकी गारंटी है मेरे सेशन। और इसके आप लोग जैसे बताएं कि आप लोग कॉपी पर अच्छे तरीके से अभी से याद करके इसको जो है ना याद करते चलिए और उसको जो है ना लिखते चलिए, कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा और अच्छे तरीके से मेरे सेशन क्या करना है जी, इसे जल्दी से आप सभी को हमेशा जो है ना याद करके रखना पड़ेगा क्योंकि यह सभी क्वेश्चन मेरे सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है मेरे से, तो यह आपकी दायित्व बनता है कि आप इसे जो है ना पूरा ईमानदारी से मेरे सेशन आप याद करके रखें। तो चलिए मेरे शेयर हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं और क्लास की शुरुआत तो बेहतरीन ढंग से हो रही है लेकिन शेयर जरूर कर दीजिएगा मेरे शेयर। तो आइए मेरे शेयर हम आपको बता दें कि इसमें जो है हम देखने वाले हैं भाई VVI सोशल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे शेयर। आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है। देखिए आपका कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया मेरे शेर। पहला ही क्वेश्चन है कि मुद्रा की परिभाषा दें, यानी मुद्रा क्या है यही आपको बताना है। तो आपको बताए थे विनिमय के माध्यम, मूल्य मापक तथा संचय के साधन के रूप में सामान्य स्वीकृत कोई भी वस्तु हो भाई वह मुद्रा ही कहलाती है। मुद्रा जो है किसी भी देश की मेरुदंड मानी जाती है। जैसे हम लोग के जो है ना ऋण की हादी जो है ना हम लोग की शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, उसी तरह मेरे शेर किसी भी देश के लिए उसकी मुद्रा जो है ना काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होती है। तो आइए मेरे शेर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विनिमय के माध्यम, मूल्य मापक, मूल्य का मापक, ऋण भुगतान यानी कर्ज का क्या करे जी भुगतान, तथा संचय के साधन के रूप में सामान्य स्वीकृत प्राप्त कोई भी वस्तु हो। प्राप्त कोई भी वस्तु मेरे स्टेशन क्या कहलाती है जी मुद्रा कहलाती है। क्या कहलाती है जी मुद्रा कहलाती है। मुद्रा को जो है ना आर्थिक विकास की जो है ना रीढ़ मानी जाती है। क्या मानी जाती है मेरे स्टेशन मुद्रा को मेरे स्टेशन याद रखिएगा आर्थिक विकास की मेरे स्टेशन क्या मानी जाती है जी रीढ़ मानी जाती है। तो मेरे स्टेशन यहाँ पर सिंपल बात है, इतना आप याद कर लीजिएगा, इतना आपको मेरे स्टेशन पूछा जाएगा कितना नंबर में जी 2 नंबर में। सिंपल बात है, विनिमय के माध्यम, मूल्य मापक तथा संचय के साधन के रूप में सामान्य कोई भी आपका वस्तु हो भाई वो मुद्रा कहलाएगी। और आर्थिक यहाँ पर याद रखेगा मुद्रा को जो है आर्थिक विकास की क्या जी रीढ़ की यहाँ पर रीढ़ मानी जाती है। मेरे स्टेशन क्या हो रही है रीढ़। ये जो देख रहे हैं ना ये आपका पैसा रुपया, और पैसा रुपया के हम लोग क्या बोलते हैं जो मुद्रा बोलते हैं। ये देख रहे हैं कि 50 रुपया का नोट है जी, ये 200 रुपया का नोट है, या 500 रुपया का नोट है, या 200 का नहीं 2000 रुपया का जी नोट है। ये तो अभी बैन हो गया, बाकी यह अभी चल रहा है जी, समझ रहे जी। और याद रखिएगा भारत की मुद्रा का नाम क्या है जी। आप लोग मेरे स्टेशन है जो है ना कमेंट बॉक्स में आप लोग सभी लोग जो है ना कमेंट करके लास्ट में बताइएगा कि भारत की मुद्रा का नाम क्या है। ऐसे में सब कुछ तो जानवे करते होंगे लेकिन जरूर आप लोग मेरे स्टेशन जरूर बताइएगा ताकि हम ये जान सके कि आप लोग कितना अच्छा तरीके से इस क्लास को किए थे और कौन कौन आप सभी जो है क्लास को किए। लास्ट में एक और क्वेश्चन पूछेंगे, अगर दोनों क्वेश्चन का आंसर बताते हैं तो मेरे से हम समझेंगे हाँ आप लोग क्लास को किए थे। तो मेरे सेशन में सिंपल बात है, इसको आप याद रखिएगा 2 मार्क्स आपका कंप्लीट कर देगा। या अगला क्वेश्चन है बाबू, देखिए एक से एक क्वेश्चन आएगा मेरे सेशन में। खनिज को परिभाषित कीजिए। या क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जाम में 2021 के सेकेंड सीरीज में पूछा जा चुका है। तो आपको बताए थे जी
पृथ्वी के भूप्रपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व हम यौगिक को क्या बोलते हैं हम लोग, मेरे क्षेत्र हम लोग खनिज बोलते हैं। जिसे हम लोग धातु से जिसे जो है ना हम लोग जो है ना जिसके द्वारा जो है ना मेरे क्षेत्र में धातु का जो है ना धातु का निष्कर्ष नहीं हो सकता है, धातु को प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो वही यहाँ पे देखिए आपके सामने है कि पृथ्वी की भूप्रपटी में मेरे क्षेत्र यहाँ प्राकृतिक रूप से किस रूप में जी, प्राकृतिक रूप से जो है ना पाए जाने वाले तत्व हो या आपका यौगिक हो मेरे स्टेशन, उसको हम लोग क्या बोलेंगे जी, उसको हम लोग खनिज बोल देंगे। क्या बोलेंगे मेरे स्टेशन, उसको हम लोग खनिज बोल देंगे, सिंपल बात है। यानी पृथ्वी के भूप्रपटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व में यौगिक को मेरे स्टेशन हम लोग क्या बोलते हैं जी, खनिज कहते हैं, यानी खनिज कहते हैं, लिख दीजिएगा। और सभी खनिजों जो है ना धातु जो है ना प्राप्त नहीं किया जा सकता, मतलब सभी खनिज से जो है ना धातु की प्राप्ति नहीं हो सकती, इस बात को आप याद रखिएगा। और उसके बाद मेरे शेर यहाँ पर ध्यान दीजिए मेरे शेर, जैसे में आपका यहाँ पर खनिज का एग्जाम्पल आपका दिया गया है, NaCl क्या है, एक प्रकार का खनिज है जी। CaCO3 जो कि कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी क्या जी खनिज है। जिप्सम जिसका सूत्र होता है CSO4 × 2 ये भी क्या है मेरे स्टेशन एक प्रकार खनिज है। या क्वार्ट्ज ग्लास SiO2 क्या है जी मेरे स्टेशन एक प्रकार की खनिज है। बस इसमें से आप दो को याद रखिएगा और इतना याद रखिएगा, लिखिएगा, आपको 2 नंबर मतलब 2 मार्क्स आपको जो है मेरे स्टेशन मिल जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। बहुत ही मतलब सिंपल आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बाबू पूछे जाते हैं, बस थोड़ा सा मेहनत करके आप इसे याद कर लेते हैं ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे स्टेशन, समझे ना। तो इसको आप हमेशा के लिए याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं। देखिए कितना बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, 2015 के सेकंड सिटिंग में, 2018 के सेकंड सिटिंग में और 2020 के फर्स्ट सिटिंग में। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है मेरे स्टेशन यहाँ। तो मेरे से भाई खनिजों का क्या जी यहाँ पर संरक्षण, तो मेरे स्टेशन ने आपको बताए थे खनिजों का विवेकपूर्ण जो है ना विवेकपूर्ण नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग करना क्या कहलाता है मेरे स्टेशन क्या कहलाता है जी, वो उपयोग जो है ना संरक्षण कहलाता है। जबकि खनिज संरक्षण के लिए, खनिजों के संरक्षण के लिए किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्रबंधन जो है ना कार्य कीजिएगा तो क्या होगा, प्रबंधन होगा। तो उसी को मेरे स्टेशन ने इतना बेहतरीन तरीके से आपके सामने लिखा है। देखिए खनिजों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण, याद रखिएगा, खनिजों का नियोजित एवं जो है ना विवेकपूर्ण जो है ना उपयोग जो है ना आपका क्या कहलाता है जी, संरक्षण कहलाता है। यानी खनिजों का जो है ना नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग जो है ना क्या कहलाता है, खनिजों का संरक्षण कहलाता है। जबकि खनिज जो है ना खनिज संरक्षण हेतु, खनिज के संरक्षण हेतु जो है ना किए जाने वाले विभिन्न कार्य, खनिज के संरक्षण हेतु कोई भी कार्य किया जाएगा, अलग अलग कार्य किया जाता है ना, तो वो क्या कहलाता है मेरे स्टेशन, वो खनिज का क्या कहलाता है जी, प्रबंधन कहलाता है। तो सिंपल बात है, खनिजों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग जो है ना खनिजों क्या कहलाता है जी, संरक्षण कहलाता है। और जबकि खनिज संरक्षण हेतु जो है ना किए जाने वाले विभिन्न कार्य जो है मेरे स्टेशन क्या कहलाते हैं, खनिज प्रबंधन। मेरे स्टेशन आप लोग फटाफट क्लास को एक बार शेयर कीजिए, तो फटाफट मेरे स्टेशन अरे मेरे शेयरों एक बार क्लास को शेयर और लाइक कर दो मेरे शेयर, क्योंकि मेरे शेयर हम क्या बताएं आपको, मेरे स्टेशन बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे स्टेशन। और इस तरह के शानदार सेशन के लिए आप सभी को मेरे स्टेशन इस तरह के क्लास को जो है ना मेरे स्टेशन डेली आपको करना पड़ेगा। और डेली इतना आप सभी को जो है ना याद करना पड़ेगा। डेली मेरे स्टेशन एक टारगेट लीजिए और यह टारगेट जो है मेरे स्टेशन आपके लिए जो बहुत ही बड़ा आपके जीवन में बदलाव करेगा, आपके रिजल्ट में बहुत ही बड़ा योगदान इसका जो है ना रहेगा। तो आप इसको अच्छे तरीके से मेरे स्टेशन अभी से पढ़ते चलिए, कोई टेंशन की बात नहीं है। ये देखिए कितना एक से एक क्वेश्चन आएगा, ये तो बउआ 5 नंबर पूछा जाता है। कितना नंबर मेरे स्टेशन 5 अंक में, 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आसान भी है, बस केवल ध्यान दीजिए। और आपको ऑलरेडी ये चीज पढ़ा चुके हैं हम, समझा ना। ध्यान दीजिए, यहाँ पे पूछा गया है धात्विक एवं अधात्विक खनिजों में क्या अंतर, ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, बहुत इंपोर्टेंट है बाबू, ध्यान दीजिएगा। लिखिएगा धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में क्या है जी, निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ धात्विक खनिज लिखिएगा, दूसरे तरफ मेरे शेष ने अपने कॉपी पर अधात्विक खनिज लिख दीजिएगा और खंड बना दीजिएगा। और पहला नंबर में लिखिएगा धात्विक खनिज में, धात्विक खनिज को गलाने पर जो है ना जी क्या चीज की प्राप्ति होती है, धातु की प्राप्ति होती है। धात्विक खनिज को गलाने पर मेरे शेष ने किसकी प्राप्ति होती है जी, धातु की प्राप्ति होती है। धातु प्राप्त होता है। अधात्विक खनिज को गलाने पर जो है जी धातु प्राप्त नहीं होता, क्योंकि अधात्विक खनिज में धातु होबे न करेगा, तो कहां से धातु मिलेगा जी। यानी अधात्विक खनिज को गलाने पर जो ना धातु की प्राप्ति नहीं होता है। ये कठोर एवं चमकीले होते हैं, जितने भी धात्विक खनिज होते हैं मेरे स्टेशन याद रखिएगा, ये कठोर और चमकीले होते हैं, समझे ना जी। और इनके पास अपनी चमक नहीं होती है, मतलब इनके पास जो है ना अपनी चमक नहीं होती है, ये दूसरे के चमक के कारण चमकीले दिखाई देते हैं अधात्विक खनिज। लेकिन धात्विक खनिज के पास अपना खुद का चमक होता है, समझे ना जी। यह प्राय अग्नेय चट्टानों में जो है ना मिलते हैं। कौन मेरे से, धात्विक खनिज जो है ना प्राय अग्नेय चट्टानों में मिलते हैं। और अधात्विक खनिज ये प्राय जो है ना परतदार चट्टानों में मिलते हैं। अधात्विक खनिज जो मेरे से यह प्राय जो है ना किस प्रकार के चट्टानों में मिलते हैं जी, तो परतदार चट्टानों में मिलते हैं। कौन मेरे से, अधात्विक खनिज।
इसे पीट कर जो है ना तार बनाया जा सकता है। किसको पीट कर मेरे स्नेहा? ये धात्विक खनिज को जो है ना पीट कर मेरे स्नेहा जो है ना तार बनाया जा सकता है, समझ लीजिए। और ये पीटने पर जो है ना टूटता नहीं है, यानी धात्विक खनिज को पीट कर जो है ना तार बनाया जा सकता है, और धात्विक खनिज को पीटा जाता है तो वह टूटता नहीं, यानी चकनाचूर नहीं होता है, समझ लीजिए। इसे पीट कर जो है ना तार नहीं बनाया जा सकता। किसको मेरे स्नेहा? अधात्विक खनिज को पीट कर जो है ना तार नहीं बनाया जा सकता है, और क्योंकि इसे पीटने पर जो है ना ये चूर चूर हो जाता है, यानी टूट जाते हैं। मेरे से सिंपल बात है, आप इसको याद करके रखते हैं ना तो आपको मेरे स्नेहा 5 नंबर में 5 नंबर मिलवे करेगा। इसकी मेरे शेर पूरी गारंटी मेरे शेर, और आपकी एग्जाम ये पूछा गया है मेरे शेर। बहुत ही इंपॉर्टेंट यह सेशन चल रहा है मेरे शेर। आप लोग क्लास को जो है ना जितना ज्यादा शेयर और लाइक कीजिएगा उतना ज्यादा मेरे शेर हमें जो है ना मजा आएगा इस सभी सेशन को बनाने में। तो आप मेरे शेर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है मेरे शेर कि आप कितना इसको जो है ना प्यार देते हैं इस क्लास को मेरे शेर, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो क्लास को लाइक नहीं किया मेरे शेर तो क्लास को फटाफट लाइक कर दीजिए। अगर क्लास को शेयर नहीं किया मेरे शेर तो एक जम कर एक बार शेयर कीजिए अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप पे। जिसके पास जाएगा ना वो आपको थैंक यू जरूर बोलेगा मेरे शेर, धन्यवाद तो जरूर ही बोलेगा, कहेगा कि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू भेज रहा भैया, तो हमारे लिए तो बक्का हमारे लिए तो पक्का मेरा दोस्त है ये तो जिगरी यार है। क्योंकि यह सभी क्वेश्चन बाबू जिसके पास जाएगा ना वो हमेशा खुश ही रहेगा, समझना जी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, देखिए कितना इंपॉर्टेंट फिर आ गया क्वेश्चन जी। वाह क्या बात है जी। चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त परिचय दीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2021 के सेकेंड सिटिंग और 2022 की जो है ना सेकेंड सिटिंग में पूछा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है बाबू, ध्यान दीजिए। बिहार के चंपारण जिले में जो है ना नीले अंग्रेजों की विरोधी, यानी नील की खेती जो है ना क्या कराते, जबरन कराते थे किसानों से, समझे ना जी। जो यहाँ पे जो जमींदार थे ना वो किसानों से जबरदस्ती जो है ना मेरे क्षेत्र में क्या करते हैं, नील की खेती कराते थे। यानी 20 कट्ठा आपके पास खेत है ना तो कम से कम उसमें 3 कट्ठा में जो है ना आपको नील लगाना पड़ेगा। और किसानों को मजबूरी भाई थी, वो जबरन यहाँ पे जो जमींदार थे वो जबरदस्ती करते थे तो लगाते थे। लेकिन बाद में जो है ना उनको क्या होता था कि खेत की जो उर्वरता शक्ति थी ना वो नष्ट हो जाती थी, वो खत्म हो जाती थी। उसमें फिर दोबारा जो ना अच्छा तो ना दूसरा फसल जो ना पैदावार उतना अच्छा सा नहीं होता था। तो यहाँ पे मजबूर होते थे, लगाते थे, लेकिन किसान जो है ना नहीं लगाना चाहते थे। तो मेरे से राजकुमार शुक्ला जो थे रे भाई ना, तो वो जो है ना कहा किए कि महात्मा गांधी से आग्रह किए कि महात्मा गांधी जी आप आइए चंपारण में। तो आए तो चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत किए थे, आप लोगों को बतेबे किए थे 1917 ईस्वी में, ना रही भाई मेरे कहिए थे ना, कहे थे बिल्कुल सर किए थे ना, किए थे। चलिए ये थोड़ा यहाँ पे जो है ना लग रहा है कि क्या बोलते हैं कि मैथिली भाषा हमारे अंदर जो है ना प्रवेश कर गया है, बोलते बोलते कुछ ऐसी बातें हैं जिसको बोलने पर, जान जी। चलिए तो बिहार के चंपारण जिले में जो है ना नीले अंग्रेजों के विरुद्ध जो है ना 1917 ईस्वी में जो है ना 1917 ईस्वी में निश्चय महात्मा गांधी के द्वारा, किन के द्वारा जी, महात्मा गांधी के जो है ना महात्मा गांधी के द्वारा जो है ना गांधी के द्वारा जो है ना किया गया सत्याग्रह जो है मेरे शिष्य क्या कहलाता है जी, चंपारण सत्याग्रह कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे शिष्य, चंपारण सत्याग्रह कहलाता है। अगर आपसे बात किया जाए मेरे शिष्य कि चंपारण सत्याग्रह किनके द्वारा किया गया था तो महात्मा गांधी के द्वारा। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था तो 1917 में। बिहार कहाँ पे हुआ था जी तो बिहार में। बिहार के किस जिले में तो चंपारण में मेरे शिष्य याद रखिएगा। कहाँ पे मेरे शिष्य तो चंपारण सत्याग्रह यहाँ पे भितियारवा आश्रम है वहाँ पे, समझे जी, याद रखिएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मेरे शिष्य, बहुत बार आपके एग्जाम में तो यहाँ पे आपके सामने तो दिखबे कर, आपके सामने देखिए वहाँ पे। तो ये इसको आपको मेरे शिष्य कुछ नहीं करना, याद करना, सिंपल बात है जी। याद नहीं होगा तो मेरे शिष्य 2 बार 4 बार लिखिए अपने कॉपी पर, इसको बार बार हो जाएगा, सिंपल बात है, कुछ इसमें ज्यादा नहीं है विशेष। और एक बार 2 बार आप पढ़िएगा ना ऑटोमेटिक आपको याद रहेगा ही रहेगा। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। डांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था, इसका क्या उद्देश्य था, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2020 में 2022 में पूछा गया मेरे शेष ने। देखिए तो लिखेगा दांडी यात्रा का उद्देश्य जो है ना नमक बनाने पर लगे जो है ना लगे प्रतिबंध का जो है विरोध, यानी नमक बनाने पर जो है ना क्या लगाया गया था जी, रोक लगाया गया था, प्रतिबंध लगाया गया था। तो वही है कि दांडी यात्रा का उद्देश्य नमक बनाने पर जो है ना लगे प्रतिबंध का जो है ना मेरे शेष ने क्या जी, विरोध और जो है ना सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है ना श्री गणेश करना था। श्री गणेश का मतलब यानी जो है ना सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या करना था जी, शुरुआत करना था। श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ होता है क्या मेरे शेष ने, आरंभ करना, शुरुआत करना, स्टार्ट करना, समझे जी। कहेगा सर स्टार्ट तो इंग्लिश हो गया वहीं जी। तो याद रखिएगा दांडी यात्रा का उद्देश्य नमक बनाने पर लगे प्रतिबंध का जो है ना जो आप रोक लगाएगा था उसका विरोध और जो है ना सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है ना श्री गणेश करना था, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो है ना शुरुआत करना था। और याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ना कब शुरू हुआ था जी तो 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था, इसको भी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जाता। तो मेरे सेशन ने जबरदस्त सेशन है, मेरे जबरदस्त सेशन के लिए फटाफट एक बार लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अब भाई शेयर नहीं किया तो शेयर तो करना पड़ेगा मेरे सेशन, शेयर नहीं कीजिए
लीजिएगा तो आपके दोस्त कैसे पढ़ेंगे मेरे से, कम से कम उनको भी मेरे शेष पढ़ने दीजिए और शेयर कीजिए हमको। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये देखिए मेरे शेर, इसमें जो है ना ये जो सीरीज चल रहा है इसमें एक से एक बढ़कर क्वेश्चन आएंगे मेरे शेर। औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं, कितना बार पूछा गया, क्या बताएं मेरे शेर। देखिए यहाँ पे लिखिएगा, औद्योगिकरण जो है ना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत वस्तुओं का उत्पादन जो है ना हाथों की जगह जो है ना आपके मशीनों के द्वारा होने लगता है। तो वही है औद्योगिकरण जो है मेरे क्षेत्र में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत जो है ना वस्तुओं का उत्पादन जो है ना हाथों की जगह यानी हाथों के बजाय जो है ना मशीनों से होने लगता है। यानी मशीन के द्वारा वस्तु का क्या निर्माण किया जाता है। मान के चलिए हाथ से दिन भर में आप 10 गिलास बनाते हैं, मान के चलिए मिसाल के तौर पर, तो आप मशीन से कितना बना सकते हैं जी, यहाँ पर 100 बना सकते हैं ना। तो आप मिसाल यहाँ पे जो है ना आपको एग्जाम्पल दिए, अगर दिन भर में आप जो है ना हाथ से 500 गिलास बनाते हैं तो मशीन से 75 बना सकते हैं। तो औद्योगिकरण के कारण जो है ना क्या हुई जी, वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हुई। औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत वस्तुओं का उत्पादन जो है ना हाथों की जगह मेरे शेषनिया मशीनों से होने लगता है और घरेलू उत्पादन पद्धति का स्थान जो है ना कारखाना पद्धति ले लेता है। यानी घर में जो काम किया जाता है भाई, मशीन यहाँ पर जो औद्योगिकरण की प्रक्रिया मशीन लगा दीजिएगा तो औद्योगिक आपका जो है ना घरेलू पद्धति का जो है ना आपका जो काम रहेगा ना वो कारखाना में होने लगेगा। तो क्या मेरे क्षेत्र वहीं लिखा गया है, और घरेलू पद्धति का उत्पादन पद्धति का स्थान जो है ना कारखाना पद्धति ले लेता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है मेरे शेर, गर्दा मचा दीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन मेरे शेर ने आपके एग्जाम में आइबे करेगा, इसकी तो गारंटी मेरे शेर। आप पढ़कर तो देखिए आएगा तो आएगा, इसकी बात की गारंटी। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ, ये देखिए एक से एक क्वेश्चन आएगा मेरे से, धाकर क्वेश्चन आएगा मेरे से, पूछबे करेगा ये आपके एग्जाम में। मेजनी कौन था, वाह कहेगा सर मेजनी कौन था, नहीं जानते। मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक, इतालवी भाषी राज्य का मसीहा था जो सशस्त्र क्रांति द्वारा क्या करना चाहता था, इटली का एकीकरण करना चाहता था। उसने 1831 में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना किया था। सिंपल बात है। तो आइए ना देखिए ना यहाँ पर वही है। मेजनी का जन्म बाबू आपका 1805 ईस्वी को जो है ना जेनेवा में हुआ था। सबसे पहले इनके बारे में लिख दीजिए, लिखिएगा मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी में जो है ना 1805 ईस्वी को जो है ना जेनेवा में हुआ था। कहां पे हुआ था मेरे स्टेशन, जेनेवा में हुआ था। मेजनी गणतांत्रिक विचारों का क्या था जी, समर्थक, और इटालवी राष्ट्रवाद का क्या था मेरे स्टेशन, मसीहा था। क्या था मेरे स्टेशन, मसीहा था, जो सशस्त्र क्रांति के द्वारा जो है ना इटली का क्या करना चाहता था जी, एकीकरण करना चाहता था। और इसने जो है ना 1831 में यंग इटली और 1834 में जो है ना यंग यूरोप नामक संस्था की क्या किया था मेरे शेषन, जो है ना गठन भी किया था। आपको बता भी किए थे, बाकी आप याद रखिएगा। और ये पिक में आप देख रहे हैं ना, ये फोटो में जो देख रहे हैं ना भाई, यही है मेजनी। कौन है मेरे शेर, ये मेजनी है। ये इटली के एकीकरण में इनका बहुत ज्यादा योगदान रहा मेजनी का। इटली के एकीकरण में मेजनी का जो ना बहुत ही ज्यादा जो है ना बहुत ही बड़ा मेरे स्टेशन है क्या था जी, योगदान था। सिंपल बात है, याद रखिएगा। ये भी कितना नंबर में पूछा जाता है जी, तो 2 नंबर में पूछा जाता है मेरे स्टेशन है, याद करके हमेशा के लिए रखिएगा। इसके बाद एक और धांसू क्वेश्चन यहाँ पे आया, एक से एक क्वेश्चन मतलब स्टेशन आपको मिलेंगे मेरे स्टेशन। इसमें ये सीरीजें है मेरे स्टेशन है VBI वाला, तो VBI वाला है तो मेरे स्टेशन आप जितना मेरे स्टेशन आप लाइक कीजिएगा, जितना ज्यादा शेयर कीजिए उतना ज्यादा मजा आएगा मेरे स्टेशन। मुझे लगेगा हाँ पूरा आप लोग जो है इस क्लास में आप सभी को इंटरेस्ट है, इस क्लास को आप पसंद करें, तब ना यहाँ पे मेरे स्टेशन हमें लगेगा हाँ नहीं ऐसा जो है मेरे स्टेशन को क्लास मिलना चाहिए। बिल्कुल मेरे स्टेशन आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, मजा ही भी करेगा। 9 नंबर आपका क्वेश्चन है कि गरीबाल्डी की कार्य को चर्चा करिए भैया। गरीबाल्डी का क्या कार्य था भाई, क्या क्या ये किया था। यह क्वेश्चन 2014 या 2016 में ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है भाई। पैसे सनाई गरीबाल्डी ने इटली के घर में क्या किया था जी, बहुत ही अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। उसने 10,000 स्वयंसेवक लड़कियों की एक लाल कुर्ती सेना बनाई थी। क्या जी, एक लाल कुर्ती सेना बनाई थी। और से आपका जो है नेपाल तथा सिसिली नामक 2 इताली भाषी राज्यों को जीतकर अपने राजा विक्टर एमुलियन को सौंप दिया था। और उसके बाद अपना गाँव चला गया और से जीवन जो साधारण किसान के रूप में व्यतीत किया था। इसे मेरे शेष ने क्या कहा, इटली का एकीकरण तलवार कहा जाता है। तलवार ध्यान रखिएगा, मसीहा ने तलवार कहा जाता है। इसकी जीवनी के बारे में बात किया जाए तो लाला लाजपत राय ने लिखा है। तो आइए मेरे से देखिए, पेशे सनाई गरीबाल्डी ने जो है ना, ध्यान रखिएगा मेरे से, पेशे सनाई गरीबाल्डी ने जो है ना इटली के एकीकरण में जो है ना काफी महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाई थी। ध्यान रखिएगा, पेशे सनाई गरीबाल्डी ने इटली के एकीकरण में जो है ना मेरे क्षेत्र ने काफी महत्वपूर्ण जो है ना भूमिका निभाई थी। उसने 10,000 क्या मेरे क्षेत्र उसने 10,000 जो है ना स्वयं सेवक नियुक्तों की जो है ना एक नियुक्ति की, यानी नियुक्तों की जो है ना क्या जी, नया मतलब नया नियुक्तों का मतलब जो है ना यंगों का, ये नियुक्तों का जो है ना एक जो है ना लाल कुर्ती सेना बनाई। और नेपाल तथा सिसिली नामक 2 इटालवी भाषी राज्यों का, यानी इटली आपका जो ना इटालवी भाषा बोला जाता था, इटालवी भाषी
राज्य को जो है ना जीतकर अपने राजा जो है ना विक्टर एमुलियन द्वितीय को जो है ना मेरे शिष्य ने क्या किया जी, सौंप दिया, यानी दे दिया, सौंप दिया। और इसके बाद जो है ना, इसके बाद जो है ना वह अपने गांव जो है ना चला गया और शेष जीवन जो है ना एक साधारण किसान के रूप में क्या किया था मेरे शिष्य ने, व्यतीत किया। और इसे इटली के एकीकरण की क्या कहा जाता है जी, तलवार कहा जाता है। मेरे शिष्य ने याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है। तो मेरे शेर गरीबाल्डी को। पेशे नायक क्या था गरीबाल्डी जी, तो नाविक था। ये तो ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया और आप सभी जानबे करते हैं, तो याद रखिएगा पेशे से क्या था जी, गरीबाल्डी नाविक भी था और इटली के इसे तलवार भी कहा जाता था। और ये आप लिखिएगा इतना, तो मेरे शेर का नंबर 2 नंबर मिलेगा, सिंपल बात है। तो आप मेरे शेर ने इसको हमेशा के लिए 2 बार 4 बार लिखिए अपने कॉपी पर, याद आपको हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा जी। और इसको आप लोग पढ़ चुके हैं, दोबारा तीबारा आप लोग इतना बार पढ़ लीजिएगा कि आप भूल ही नहीं सकते मेरे शेर ने। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला देखिए, एक से एक क्वेश्चन, एक से एक बढ़कर क्वेश्चन आएगा मेरे शेर, धासु धासु क्वेश्चन आएंगे। अनुच्छेद 19 के बारे में लिखिए, अनुच्छेद आर्टिकल्स 19 के आपका जो है बारे में लिखना है। तो आइए मेरे शेर यहाँ पर देखते हैं, अनुच्छेद 19 में जो है ना लोगों को जो है ना जी स्वतंत्रता का क्या दिया गया, अधिकार दिया गया है। तो वही है यहाँ पे अनुच्छेद 19 में जो है ना स्वतंत्रता का जो है ना मूल अधिकार जो है ना दिया गया है। भारत के जो है ना सभी नागरिकों को देश में कहीं भी जाने, निवास करने, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी जाकर रह सकते हैं, कहीं भी निवास करने, व्यवसाय करने, कहीं पे जाके व्यवसाय काम कर सकते हैं, कोई बेच सकते हैं, कुछ आप खरीद सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। तो कहीं भी आपका जो है ना जाने, निवास करने, व्यवसाय करने आदि का क्या है जी मेरे शेर यहाँ समान अधिकार प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति कहीं पे जाकर रह सकता है इंडिया में, कहीं पे जाकर व्यवसाय कर सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है जी। ये किस में कहा गया है, अनुच्छेद नंबर 19 में कहा गया, इस बात को याद रखिएगा। ये कितना नंबर में पूछा गया है जी, 2 नंबर में मेरे शेर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे शेर, हमेशा के लिए इसको मेरे शेर क्या करना है जी, याद करके ही रखना पड़ेगा मेरे शेर। बहुत ही जबरदस्त सेशन है मेरे शेर, और जबरदस्त सेशन है तो जबरदस्त आप सभी का मेरे शेर क्या आना चाहिए जी, आंसर भी आना चाहिए। बहुत ही अच्छा मेरे शेर, गर्दा गर्दा मचा देना एकदम, समझे ना जी। चलिए बहुत ही अच्छा मेरे शेर, चलिए वाह क्या बात है जी, बहुत ही अच्छा मेरे शेर। क्लास को एक बार फटाफट आप लोग जो है ना शेयर भी कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में, ताकि आपके सभी दोस्त मेरे सेशन इस क्लास में जुड़ जाएंगे। फटाफट शेयर कर दीजिए तो मेरे सेशन, फटाफट शेयर कीजिए तो मेरे सेशन। और क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो अगर फटाफट लाइक भी कर दीजिए, मजा आ जाएगा मेरे शेर को। जबरदस्त जबरदस्त सेशन के लिए तो जबरदस्त आप सभी को लाइक करना ही पड़ेगा ना मेरे शेर। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लैंगिक विभेद, लैंगिक विभेद कहिए या लैंगिक असमानता बोलिए, क्या बोलिए मेरे शेर, लैंगिक विभेद बोलिए या लैंगिक मेरे शेर क्या जी, असमानता। देखिए लैंगिक विभेद क्या होता है, यानी लैंगिक असमानता क्या होता है। तो लिंग के आधार पर मेरे शेर, क्या चीज के आधार पर जी, लिंग के आधार पर जो है ना महिला और पुरुषों के बीच, किसके बीच के बीच मेरे शेर, महिला और पुरुषों के बीच जो है ना किए जाने वाले भेदभाव को मेरे शेर क्या कहा जाता है जी, लैंगिक विभेद कहा जाता है। या मेरे शेर आप ऐसे बोल सकते हैं, लिंग के आधार पर महिला और पुरुष के बीच जो है ना जो भेदभाव किया जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं जी, लैंगिक विभेद या लैंगिक असमानता कहते हैं। तो वहीं लिखा गया है कि लिंग के आधार पर, मेरे शेर याद रखिएगा, लिंग के आधार पर महिला और पुरुष के बीच, किसके बीच मेरे शेर, लिंग के आधार पर महिला और पुरुष के बीच जो है ना किए जाने वाले भेदभाव को मेरे शेर लैंगिक असमानता कहा जाता है। भारत सहित, यानी भारत को लेकर जो है ना, भारत सहित पूरे विश्व में जो है ना लैंगिक असमानता क्या है मेरे शेर, विद्यमान है। यानी क्या है जी, सभी देशों में जो है ना लैंगिक असमानता यानी लिंग के आधार पर जो है भेदभाव किया जाता है। भारत में तो किया ही जाता है, अन्य देशों में मेरे शेर किया गया था जी, लिंग के आधार पर मेरे शेर जो है ना भेदभाव होता है। इस बात को याद रखिएगा, समझे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे शेर। अगला जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना, वो आप सभी से पूछा गया है कि साता की सजारी लोकतंत्र में जो है ना क्या महत्व रखती है। इसको तो मेरे शेर हम कहते हैं कि 10,000% यहाँ पे गारंटी है कि याद कर ही लेना है, ये आपके एग्जाम में अबे करेगा। कहिएगा सर जी लिखिए 1,000 कह रहे हैं 10,000, एगो और जीरो लगाते हैं, समझे ना। तो याद रखिएगा कितना परसेंट मेरे शेर, 10,000% गारंटी है कि आपके एग्जाम में जो है ना ये पूछा जाएगा, इस बात की जो है गारंटी है मेरे शेर। तो आइए मेरे शेर आज देखते हैं यहाँ पे आपके अगला क्वेश्चन के लिए, और आप इसके लिए तैयार हो जाइए। इधर थोड़ा बारिश हो रहा है जी, चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 2015 के सेकेंड सिटिंग और 2018 के फर्स्ट सिटिंग, 2019 के कंपार्टमेंटल और 2020 के फर्स्ट सिटिंग और 2022 के फर्स्ट सिटिंग, देख लीजिए कितना बार पूछा गया है। इतना इंपॉर्टेंट है बाबू कि क्या बताए मेरे सेशन में। तो लिखिएगा यहाँ पे, आपको बताए किए थे
किसी भी देश की जो है ना किसी भी देश के जो है ना लोकतंत्र में जो है ना साता की हिस्सेदारी जो है क्या जी बहुत ही ज्यादा महत्व रखती है। तो वहीं ये देखिए यहाँ पे साता की हिस्सेदारी लोकतंत्र में जो है ना काफी महत्व रखती है। साता की हिस्सेदारी मेरे स्टेशन यहाँ लोकतंत्र में काफी ज्यादा जो है ना महत्व रखती है। जिस देश में ध्यान रखिएगा, जिस देश में लोगों को साता में हिस्सेदारी दी जाती है वहां लोकतंत्र क्या रहता है मेरे स्टेशन यहाँ सफल रहता है। और जहां जो है ना नहीं दी जाती है, जहां जो है ना लोगों को जो है ना लोगों को मेरे स्टेशन या साता में सजाई नहीं दी जाती है ना वहां जो है ना वहां लोकतंत्र जो है ना और जो है ना क्या होता है जी असफल हो जाता है, असफल होता है। इस प्रकार जो है ना लोकतंत्र की जो है ना सफलता और असफलता जो है ना काफी हद तक जो है ना साता की सजाई पर ही निर्भर करती है। मेरे सिर्फ बहुत ही आसान है, इतना आसान आपको मेरे स्टेशन इतना सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखा गया कि आप मेरे स्टेशन इतना सिंपल लैंग्वेज में आपको कहीं मिल ही नहीं सकता। ये आपके एग्जाम में कहीं पूछा जाएगा 2 नंबर में। सिंपल में देखिए साता की सजाई लोकतंत्र में काफी महत्व रखती है। जिस देश में लोगों को साता में सजाई दी जाती है वहां लोकतंत्र सफल रहता है। और जहां लोगों को जो है ना मतलब जहां लोगों को साता में सजाई नहीं दी जाती है वहां लोकतंत्र और आपका क्या होता है जी असफल हो जाता है। इस प्रकार लोकतंत्र की सफलता और असफलता जो है काफी हद तक साता के साझेदारी पर ही निर्भर करती है। सिंपल बात है मेरे स्टेशन यहाँ। फटाफट मेरे स्टेशन क्लास को एक बार जमकर शेयर कर दीजिए तो अपने सभी दोस्तों में, लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए मेरे स्टेशन यहाँ और गर्दा मचा दीजिए मेरे स्टेशन यहाँ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए एक से एक क्वेश्चन आएंगे मेरे स्टेशन में, एक से एक बड़े के क्वेश्चन आएंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं भाई? पूंजीवादी मतलब किसी एक निजी व्यक्ति का अधिकार होगा पूंजीवादी। आपका समाजवादी पर क्या होता है सरकार का अधिकार होता है। और मिश्रित आपका अर्थव्यवस्था पर सरकार और किसी निजी व्यक्ति दोनों का अधिकार होता है। उसी को अच्छे से सेटेबल तरीके से बनाकर लिख देना है। तो लिखिएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो लिखिएगा वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर जो है ना निजी व्यक्ति, किसका मेरे स्टेशन यहाँ निजी व्यक्तियों का जो है ना अधिकार होता है वह क्या कहलाता है जी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। यानी वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का, किसी निजी व्यक्ति का जो है ना अधिकार होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है ना निजी लाभ के लिए, यानी किसी व्यक्ति के लिए, किसी खास व्यक्ति के लिए, किसी निजी लाभ के लिए जो है इसका क्या किया जाता है जी इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका प्रयोग होता है। तो वही है कि इसका उपयोग जो है ना इसका मुख्य उद्देश्य जो है ना निजी लाभ के लिए होता है। उदाहरण किस किस देश में जो है ना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तो आप ध्यान दीजिए संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी अमेरिका में पूंजीवादी है जी, जापान में, इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में, नॉर्वे में, याद ये सभी देशों में क्या है जी मेरे स्टेशन याद रखिएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। आपको ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा है कि किस देश में जो है ना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, तो ये सभी में से कोई भी रहेगा ना तो आप ध्यान रखिएगा। ये मेरे शेर आपका अर्थ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का डेफिनेशन, और ये आपके एग्जाम में मेरे स्टेशन क्या जी पूछा जाएगा, तो पूछा जाएगा, इस बात को याद रखिएगा, समझे ना जी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे शेर। ये तीनों में से एगो तो अइबे करेगा, ये तीनों में से एगो अइबे करेगा, आएगा तो आएगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं तो मेरे श्री याद रखिएगा वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर जो है ना सरकार का अधिकार, किसका मेरे स्टेशन यहाँ सरकार का अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है जी सरकार का अधिकार होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है ना सामाजिक कल्याण के लिए, यानी लोक कल्याण के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए होता है। उदाहरण पूछा जाए कि समाजवादी अर्थव्यवस्था कौन कौन से देश में है जी, तो याद रखिएगा चीन में है, उत्तरी कोरिया में है, क्यूबा में है, वियतनाम में है, लाओस में है, कंबोडिया में है। आप पहला तो ये रूस से याद रखिएगा कि रूस में भी है। कहां पे मेरे से रूस में भी है। याद रखिएगा वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधिकार होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है ना सामाजिक कल्याण के लिए होता है। उदाहरण आपका चीन, उत्तरी कोरिया, क्यूबा, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, रूस, ये सभी में क्या है जी आपकी मेरे स्टेशन यहाँ समाजवादी अर्थव्यवस्था है। इसको आप मेरे स्टेशन यहाँ याद कर रखिए हमेशा के लिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका अगला क्वेश्चन है मेरे शेर यहाँ पे 15 नंबर, और वो आपसे पूछा गया है मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है कि क्या बताएं मेरे स्टेशन यहाँ, तो लिखिएगा वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्ति, यानी किसी खास व्यक्ति, किसी खास पर्सन और जो है ना सरकार यानी गवर्नमेंट दोनों का अधिकार होता है ना, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। यानी वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों पर किसी निजी व्यक्ति और सरकार दोनों का अधिकार होता है, उससे मेरे स्टेशन में क्या बोलते हैं हम लोग जी मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है ना क्या कर दीजिए कहलाती है। भारत में जो है ना मिश्रित अर्थव्यवस्था है। पूरे विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है भाई जहां पे मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कहां पे मेरे स्टेशन भारत में। इसका मुख्य उद्देश्य निजी लाभ और सामाजिक कल्याण दोनों के लिए होता है। अब पूछा जाए कि यहाँ पे बताइए मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश में, कहिएगा सर जी भारत में। किस देश में मेरे शेर भारत में। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, यानी वो ऑब्जेक्टिव टाइप
टाइप में MCQs में आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा मेरे शेर। तो फटाफट मेरे शेर आप लोग क्लास के ऊपर जमकर शेयर कर दीजिए। अब आपका जो है ना 10 यहाँ पे जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। अब आप सभी का टेस्ट होगा मेरे शेर। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आप 10 नंबर में कितना नंबर लाए, क्योंकि मेरे शेर इसी तरह का बेहतरीन सेशन आप सभी को प्रोवाइड होते रहेगा। और ये मेरे शेर बेहतरीन सेशन आप सभी को जो है ना डेली डेली जो है ना कंप्लीट करते रहना है, ताकि एग्जाम में जाए तो हल्का मसा कर यहाँ मेरे शेर से समझे ना जी। तो आइए मेरे शेर यहाँ पे आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन आ गया। आप शेयर एक बार कर दीजिए तो जमकर, ताकि आपके सभी दोस्त है ना क्लास में जुड़ जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र होते हैं? भाई आपको बताए थे अर्थव्यवस्था के मेरे क्षेत्र प्रमुख जो क्षेत्र है ना वो 3 प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो कितना हो जाएगा जी? आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, 3 क्षेत्र ऑप्शन सी हो जाएगा मेरे क्षेत्र ने। आपको हमेशा के लिए इसको याद करके रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, और पूछा जाएगा तो आपको याद रहना चाहिए। और आप लास्ट में पूरे ईमानदारी से पूरे मैंने आप जो है ना ईमानदारी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर भेजिए कितना आपका सही हुआ था। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का जो है ना सबसे ज्यादा मेरे शेष ने जो है ना योगदान है? भारत के राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान है जी? तो सेवा क्षेत्र का। किसका हो जाएगा मेरे शेष ने? तृतीय क्षेत्र का। यहाँ पर याद रखिएगा सेवा क्षेत्र का, ये यानी सेवा आपका बिहार के जो है ना, बिहार में पूछा जाए कि बिहार के प्रति व्यक्ति आय में जो है ना किसका सबसे ज्यादा योगदान है, तो आप जो है ना क्या बताइएगा? आप प्राथमिक क्षेत्र का बताइएगा। लेकिन अगर भारत का पूछा जाएगा ना तो आप सेवा क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र बताइएगा। समझे ना जी? तो ऑप्शन क्या होगा जी? सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, आपसे पूछा गया है अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की क्या है जी? एक प्रणाली है। यह कथन किसका है? यह किसने कहा था मेरे शेषन्या की अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है? तो ब्राउन क्रेन्स ने कहा था। ब्राउन क्रेन्स ने कहा था, तो वी ऑप्शन हो जाएगा। मेरे शेषन्या को फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए, गर्दा मचा दीजिए मेरे शेषन्या, अच्छी तरीके से इसको मेरे शेषन्या याद कर लेना, छोड़ना नहीं है जी। अगला क्वेश्चन है बाबू, और वो आपसे पूछा गया है आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है मेरे शेर? आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? तो याद रखिएगा जीविकोपार्जन जो है ना आर्थिक क्रियाओं का क्या होता है जी? उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से? तो याद रखिएगा श्वेत क्रांति का संबंध, पीली क्रांति का संबंध, हरित क्रांति का संबंध जो है मेरे क्षेत्र वो आपके प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, क्योंकि जितने भी मेरे क्षेत्र ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो क्रांति है ना वो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन क्या होगा जी? ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बाबू, आपसे पूछा गया है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल यानी सबसे ज्यादा बल जो है किस पर दिया जाता है जी? तो याद रखिएगा लोक कल्याण के लिए या सामाजिक कल्याण के लिए। ऑप्शन क्या होगा जी? डी हो जाएगा राइट आंसर। डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लास को फटाफट शेयर भी कर दीजिए मेरे क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से भाई हरित क्रांति संबंधित है? हरित क्रांति, पीली क्रांति और आपका श्वेत क्रांति मेरे क्षेत्र पूछा जाएगा ना तो आप प्राथमिक क्षेत्र बताइएगा। ऑप्शन क्या होगा मेरे क्षेत्र? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे शेर, वो आपसे पूछा गया है नीति आयोग का जो है ना अध्यक्ष कौन होता है? भाई नीति आयोग का अध्यक्ष मेरे शेषनिया देश के प्रधानमंत्री ही होता है मेरे शेषनिया। और याद रखिएगा नीति आयोग की स्थापना जो है ना 1 जनवरी जो है ना 2015 ईस्वी को मेरे शेषनिया जो है ना नरेंद्र मोदी किए थे। योजना आयोग को ये भंग कर दिया, योजना आयोग का हटाकर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है बाबू, आप पूछा गया है भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? देखिए आ ही गया वही क्वेश्चन मेरे शेषनिया। तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को मेरे शेषनिया, 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। लास्ट में एक क्वेश्चन पूछेंगे उसको याद आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आंसर। 1 जनवरी 2015 को हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे शेषनिया वो पूछा गया है आपका भारत में विकास की नीति कौन सी संस्था बनाती है मेरे शेषनिया? योजना आयोग या मेरे शेषनिया राष्ट्रीय विकास परिषद या नीति आयोग? बताइए भारत में विकास की नीति कौन सी संस्था बनाती है मेरे शेषनिया? क्लास को एक बार फटाफट आप लोग शेयर भी कर दीजिए, और लाइक नहीं किए तो एक बार लाइक भी कर दीजिए मेरे शेषनिया। फटाफट लाइक कीजिए तो, और क्लास को शेयर नहीं किया तो जरूर शेयर कर दीजिए मेरे शेषनिया, और गर्दा मचा दीजिए, गर्दा गर्दा एकदम मचा दीजिए। तो एक बार फटाफट आप लोग शेयर कीजिए तो मेरे शेषनिया। क्लास को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए तो अपने सभी दोस्तों में, ताकि आपके सभी दोस्त मेरे सेशन इस बेहतरीन सेशन में जुड़ जाएंगे जी। फटाफट शेयर कीजिए तो मेरे शेयर, फटाफट शेयर कर दीजिए तो आप सभी लोग फटाफट शेयर कीजिए तो मेरे सेशन या फटाफट से। तो याद रखिएगा भारत में विकास की नीति विकास की नीति कौन सी संस्था बनाती है जी? तो नीति आयोग बनाती है। ऑप्शन क्या होगा जी? सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बाबू, आपसे पूछा गया है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था पर जो है ना जी, भारत की आर्थिक व्यवस्था है आपका सकल राष्ट्रीय उत्पादन, ये भी हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय भी होगा, आर्थिक कल्याण का आधार कहें तो इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी हो जाएगा। एक और आपका जो है ना शायद यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको भी देख लीजिए आप। अगला क्वेश्चन है भारत में आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है जी? तो भाई आर्थिक नियोजन को दिया जाता है। किसको दिया जाता है मेरे शेषनिया? आर्थिक नियोजन को। ऑप्शन क्या होगा जी? सी हो जाएगा। लगता है कि एक और है, कहिएगा सर जी एक एक करते कई गो ला दिए, ये लास्ट है जी उसका। चलिए राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है मेरे शेषनिया? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय विकास परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं ना देश के क्या होते हैं जी? प्रधानमंत्री होते हैं। और आपसे जानते हैं जी क्या क्वेश्चन हम पूछने वाले हैं मेरे सर? अभी आपको लास्ट में बताइएगा। तो बाकी आप लोग ये बताइए
कि आप लोग मेरे शेष नहीं है 13 नंबर में कितना नंबर लाए हैं, 13 नंबर में आप सभी कितना नंबर लाए हैं, ये फटाफट बता दीजिए। आपसे मेरे शेष ने हम तो क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम बता दें कि जो भी मेरे शेष ने अभी तक 10th रैंकर्स बैच में न जुड़े हैं, आप लोग इसमें जुड़िए बाबू। इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट का लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्ड वीडियो मिलेगा। डाउट सेशन देखिए डाउट नहीं रहता, इसलिए डाउट क्लास नहीं चलता। बाकी हमारे क्लास में आपको डाउट नहीं रहेगा, इसकी गारंटी है। क्वेश्चन बैंक का फुल सॉल्यूशन 2011 से लेकर 2023 तक सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलता है। साथ ही 10 मॉडल सीट मिलेगा बाबू, जो कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आपको अंदाजा लगेगा। और 10 मॉडल सेट दिया जाएगा ना, ये आप समझ लीजिए कि बहुत ही ज्यादा इसमें से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हो लड़ेगा ही। साथ ही गेस्ट क्वेश्चन जो मिलेगा मेरे स्टेशन आपके एग्जाम में लड़ेगा ही लड़ेगा, और इसकी गारंटी है मेरे स्टेशन वो टकराएगा टकराएगा तो टकराएगा। साथ ही आपको चंपारण टॉपर के व्हाट्सएप ग्रुप और एप्लीकेशन में दोनों पर ऐड किया जाएगा, जहाँ पे दोनों आप जो है ना अच्छे तरीके से दोनों जगह पर स्टडी कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो मेरे स्टेशन यहाँ जुड़ने के लिए बैच में जो है ना 2 हेल्पलाइन नंबर आपके सामने यहाँ पर दिया गया। अब ये दोनों में से कोई सी नंबर पर जो है ना फोन करके इस बैच में जो है ना मेरे सेशन यहाँ जुड़ सकते हैं। और फटाफट ये मेरे सेशन आप लोग ये बताइए तो आप कितना सही किए हैं। और लास्ट में आप सभी से मैं क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। आप सभी को मेरे सेशन यहाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लास्ट में बताना है। आपसे मेरे सेशन यहाँ लास्ट में ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम कि बताइए मेरे सेशन यहाँ नीति आयोग के जो है ना पादे अध्यक्ष कौन होते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में सभी लोग जो है ना बताइएगा, यानी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं मेरे स्टेशन, पादन अध्यक्ष यानी प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं मेरे स्टेशन। आपके मतलब बताना है कि नीति आयोग के पादन अध्यक्ष जो है ना कौन होते हैं। आपको ये भी बता देते हैं, ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन ए में राष्ट्रपति, ऑप्शन बी में जो है ना उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी में रहेगा आपका भाई प्रधानमंत्री, और ऑप्शन डी में नॉन ऑफ दीज। तो आप लोग सभी लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि नीति आयोग के पादन अध्यक्ष कौन होते हैं मेरे स्टेशन। तो मेरे सेशन आप लोग ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये जो क्लास था मेरे सेशन आप सभी को मेरे सेशन कैसा लगा था। और बाकी मेरे सेशन अभी तक अगर क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को तो जरूर लाइक कर दीजिए और एक बार जमकर जो है ना शेयर भी कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स में। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि यह क्लास आप सभी को कैसा लगा है। तो चलिए मेरे सेशन हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा हो यह क्लास, और अपने सभी दोस्तों में आप सभी शेयर किए होंगे। अगर लाइक नहीं किए तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मेरे सेशन फिर मिलते हैं हम आपके अगले क्लास में। तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और मेरे सेशन में आप अच्छे तरीके से स्टडी कीजिए, सभी क्वेश्चंस को मेरे सेशन में अभी से याद करते चलिए, कहीं पे भी आपको 1% भी दिक्कत नहीं होगा। ये सभी वैसे क्वेश्चन है मेरे सेशन जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑल द बेस्ट मेरे सेशन। हम मिलेंगे फिर आपके अगले क्लास में, तब आप अपना स्टडी जो है ना जारी रखिए, अच्छे तरीके से आप स्टडी कीजिए, अच्छे तरीके से पढ़िए मेरे सेशन। खाते रहिए, मस्त रहिए भाई, स्वस्थ रहिए, खाते रहिए, उसके बाद पढ़ते रहिए ना। क्या दिक्कत है जी, मतलब आपको क्या दिक्कत है, सब कुछ तो मिलवे कर रहा है, खाना मिलवे कर रहा है, तो पढ़ने में क्या जाता है, बस पढ़ते रहना है मेरे सेशन। तो चलिए मेरे सेशन आप लोग फिर मिलिएगा कब जी, अगले क्लास में। आप लोग सभी लोग तैयारिएगा, और सभी जितना भी क्लास हो रहा है मेरे सेशन वो सभी इंपॉर्टेंट है, वो सभी क्लास को आप जो है ना कंटिन्यू जो है ना लाइव में ही देखा कीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा मेरे सेशन। तो ठीक है, आप लोग अगले क्लास के लिए तैयारिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास, मिलेंगे फिर आपके अगले वीडियो में। बाय बाय।